दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो इन HI04 हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जिनका पेपर 21 अगस्त को है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पेपर में से 70 में से 65 नंबर प्लस आपके जो क्वेश्चन आने वाले वो इसी पेपर से आने वाले। ये एक अनलीगल वीडियो है दोस्तों। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो यू आर एक लकी पर्सन हो आप, क्योंकि इस वीडियो को कभी भी डिलीट करवाया जा सकता है, या मैं खुद कर सकता हूँ या फिर इसको प्राइवेट भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस पर लीगल एक्शन भी उठाए जा सकते हैं। जल्दी से बात करते हैं खंड ए की तरफ। बोनस पॉइंट आपके लिए ये है कि मैंने प्रश्नों के साथ आपको उत्तर दे दिए हैं। तो पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किसके बीच? अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में, जिससे अंग्रेजों की विजय हुई। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दस्तक क्या था? 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह ने बंगाल में 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी के व्यापार को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था। कंपनी के डाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में मान्यता दी गई तथा सूरत में 10,000 रुपये सालाना अदा करने पर कंपनी के संपूर्ण व्यापार को आयात या निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जिसे दस्तक या मुगल फरमान कहा गया। अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन है, सत्यार्थ पर प्रकाश डालिए। किस पर बात डालना है आपको? सत्यार्थ पर प्रकाश डालना है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था तथा इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सभापति कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दोस्तों आपकी ही रिक्वायरमेंट थी कि सर प्रश्न के नीचे उत्तर दो, तो मैंने प्रश्न के नीचे उत्तर देना शुरू कर दिया। तो एक चीज और बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 5 अप्रैल 1980 को हुई थी। कितने? 5 अप्रैल 1980 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन है आपका कि चोरी चोरा कांड क्या था? क्या? चोरा चोरी कांड क्या था? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा गांव, कहां पे? यूपी के गोरखपुर जिले में कांगड़ी की ओर से एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया, जिसके सत्याग्रहियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। इससे सत्याग्रहियों ने उत्तेजित होकर एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने में ही खदेड़ दिया और थाने में आग लगा दी। वे सब आग में जलकर मर गए। इस घटना को अहिंसावादी गांधी जी को तीव्र आघात पहुंचा और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब बात करते हैं दोस्तों 6 क्वेश्चन, मतलब छठा क्वेश्चन है, INA क्या है? क्या INA क्या है? INA का पूरा नाम है इंडियन नेशनल आर्मी है। जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापान की मदद से हुई थी। मोहन सिंह द्वारा स्थापित इस सेना का उद्देश्य भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाना था। अब बात करते हैं 7वां क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब और किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें सदाशिवराव भाऊ ने मराठा सेनाओं का नेतृत्व किया। ये हैं दोस्तों आपके सेक्शन 1 यानी खंड अ के 7 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जो सातों के सातों आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो एक पर्सन भी बिना 1 सेकेंड भी स्किप किए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अब बात करता हूं खंड ब के बारे में, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, जो टोटल आपके 4 पर्सन करने, 8 पर्सन पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 पर्सन करने, प्रत्येक पर्सन होगा वो 7 अंक का होगा। टोटल 28 अंक का है, जो मैं आपका एकदम फिक्स करवा देता हूं। पहला है, मतलब दूसरा और खंड आ का पहला पर्सन है, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना करनी है। कौन से युद्ध के? प्लासी युद्ध के प्रमुख कारणों की विवेचना करनी है। 18वीं सदी के मध्य भारत की राजनीतिक दशा बड़ी शोचनीय थी। मुगल सम्राटों की दुर्बलता के कारण साम्राज्य में अशांति और अराजकता फैली हुई थी। केंद्रीय शासन की दुर्बलता के कारण बंगाल, अवध और दक्षिण के प्रांत स्वतंत्र हो गए, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने बंगाल में अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। 1556 के अंदर अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका दोहिता सिराजुद्दौला बंगाल गद्दी पर बैठा। सिराजुद्दौला एक महत्वाकांक्षी शासक था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजी कंपनी के बीच मनमुटाव बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1557 में दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया, जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया। अब इस प्लासी युद्ध के कारण क्या क्या है वो जानते हैं। पहला कारण है राजनीतिक कारण। अलीवर्दी खां की बड़ी पुत्री घसीटी बेगम अपने गोद लिए हुए लड़के
मुराउदौला को नवाब बनाना चाहती थी। गद्दी का दूसरा प्रतिस्पर्धी पूर्णिमा का सूबेदार शौक चंद था। नवाब को सेनापति मिर्जाफर भी इस दौर में शामिल था। सिराजुद्दौला को इस घटनाक्रम से ऐसा महसूस हुआ कि अंग्रेज उसके विरोधियों की मदद करते हैं और स्वयं नवाब के आदेश भी वास्तव में प्रभावहीन हो रहे हैं। दूसरा कारण था सिराजुद्दौला का अंग्रेजों पर बराबर संदेह। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार सिराजुद्दौला शुरू से ही अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखता था। हॉलवेल के अनुसार अली वर्दी खान ने सिराजुद्दौला से मरते समय कहा था कि देश में यूरोपियन की शक्ति क्या है, इसका ध्यान रखो, इन्हें सैनिक रखने और किले बनाने की आज्ञा मत देना। इस तरह की नसीहत से नवाब का अंग्रेजों के प्रति संदेह और मजबूत हुआ और बंगाल से अंग्रेजों की शक्ति का कमजोर करने में लग गई। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? अंग्रेजों का नवाब के साथ दुर्व्यवहार। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने नवाब को गद्दी पर बैठती कोई नजराना भेंट नहीं किया। क्या चीज? जब नवाब गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों द्वारा कोई भी नजराना भेंट नहीं किया। यह भी सत्य है कि नवाब के जो दरबारी किसी तरह का जुर्म करते थे या नवाब के खिलाफ बगावत करते थे तो उन्हें अंग्रेज कोलकाता में बुलाकर अपनी कोठी में पहना देते थे। अब बात करते हैं दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा कारण कौन सा था? चौथा सबसे बड़ा कारण था वो था अंग्रेजों और नवाबों के बीच व्यापारिक झगड़ा। बादशाह फर्रुखसीर ने 1717 ईस्वी के एक समझौते के द्वारा बिना कर दिए अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधा प्रदान कर दी थी। इस सुविधा से भारतीय व्यापार को गहरी आर्थिक हानि हो रही थी। अंग्रेजों ने इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। अनेक हिंदुस्तानी व्यापारियों से रुपए लेकर उन्होंने उनको अपने दस्तक बेचने शुरू कर दिए थे, जिससे राज्य की आय को गहरा धक्का लगा। पांचवा है कारण, वो सबसे इंपॉर्टेंट कारण था अंग्रेजों द्वारा नवाब की आज्ञा ना मानना और कोलकाता के किले को घेरने की कार्यवाही। अंग्रेजों ने कोलकाता के किले के चारों ओर एक खाई खुदवाई और उसकी मरम्मत करवाना शुरू कर दिया। नवाब ने इस कार्यवाही के खिलाफ अंग्रेजों को चेतावनी दी, परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। 24 मई सन 1756 ईस्वी को नवाब ने कुछ सेना कासिम बाजार भेजी। इसके बाद सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण किया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला किले को जीतने में सफल हुआ। छठवां कारण था ब्लैक होल यानी काल कोठरी की घटना। अंग्रेज इतिहासकार यह कहते हैं कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला की आज्ञा से 146 यूरोपियन कैदी एक काल कोठरी में बंद किए गए। सुबह तक 146 में से 23 ही कैदी जिंदा रह सके। अंग्रेजों ने इस घटना का पूरा लाभ उठाया और नवाब को दंडित करने का निश्चय कर लिया। अब जानते हैं दोस्तों, सातवां सबसे बड़ा कारण कौन सा था? अलीगढ़, कौन सी? अलीनगर की संधि। 19 फरवरी 1757 के अंदर जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने कोलकाता को पुनः अपने अधिकार में ले लिया और सिराजुद्दौला विशाल सेना सहित कलकत्ते की ओर बढ़ा, लेकिन साधारण से युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उसने संधि कर ली और अलीगढ़ की संधि कहलाई। 8वां था संधि की शर्तें। संधि की शर्तों से दोनों के बचने की नीयत। अंग्रेजों और नवाब दोनों ही संधि की शर्तों को पूरा नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज को जो धन नवाब द्वारा क्षतिपूर्ण के लिए दिया जाना तय किया गया था वो उसने नहीं दिया। अंग्रेज नवाब से युद्ध चाहते थे। अब बात करते हैं अथवा यानी बक्सर के युद्ध का महत्व क्या था। अब जानते हैं बक्सर के युद्ध का महत्व। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? बक्सर के युद्ध के महत्व बताने। तो पहला महत्व कौन सा था? बक्सर के युद्ध का आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। बक्सर के युद्ध द्वारा वास्तव में समस्त बंगाल तथा बिहार में अंग्रेजों को प्रभुत्व शक्ति स्थापित हो गई। प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल में पांव जमाने का अवसर मिला, परंतु बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल कानूनी तौर पर उनके अधिकार में आ गए। तब अंग्रेज बंगाल के वास्तविक शासक बन गए। रेमेजे यूर का कथन है, बक्सर युद्ध के अंत में अंग्रेजी कंपनी के शासकों ने बंगाल को बेड़ियों में जकड़ दिया। सेकेंड जो महत्व था सेकेंड वो था अवध पर भी अंग्रेज कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया। क्या अवध पर भी अंग्रेजी कंपनी का प्रभाव स्थापित हो गया? इससे न केवल कंपनी के व्यापार का प्रसार हुआ वरन उत्तर भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया। तीसरा कौन सा था? तीसरा था प्लासी के युद्ध की अपेक्षा बक्सर युद्ध अधिक महत्वपूर्ण था। यानी प्लासी के युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट था बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में केवल बंगाल के नवाब की पराजय हुई थी, परंतु बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब के अतिरिक्त अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा भारत के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। चौथा था सैनिक दृष्टि से भी बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण था। प्लासी के युद्ध में
अंग्रेजों ने षड्यंत्रों तथा कुचक्रों द्वारा सफलता प्राप्त की थी, परंतु बक्सर का युद्ध सैनिक शक्ति विजय थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त करके अपनी सैन्य शक्ति को श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। अब बात करते हैं पांचवा महत्व कौन सा था। पांचवा महत्व था बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध द्वारा प्लासी के कार्यों की पूर्ति। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई जीतकर अंग्रेजों ने बंगाल में पांव जमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप बंगाल पर अंग्रेजों का केवल नाम मात्र के लिए अधिकार हुआ था, परंतु बक्सर की विजय ने प्लासी के कार्यों को पूरा कर दिया और अंग्रेजों ने बंगाल का वास्तविक शासक बना दिया। डॉक्टर वीएन स्मिथ का कथन है कि बक्सर की विजय ने पूर्णतः निर्णयात्मक कार्यों की थी और प्लासी के कार्यों को पूरा कर दिया था। तो प्लासी के युद्ध में कार्य अधूरे रह गए थे, बक्सर के युद्ध ने उसे पूरा कर लिया था। अब जानते हैं तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा था, वो है महाराजा रणजीत सिंह की उपलब्धियां बताते हुए उनके व्यक्तिगत का मूल्यांकन करना है। चलो जानते हैं। रणजीत सिंह का प्रारंभिक जीवन। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरांवाला में हुआ था। उनके पिता महासिंह शुक्रचकिता मिसल का सरदार था। रणजीत सिंह की माता का नाम राजकौर था। रणजीत सिंह घुड़सवारी, तलवार चलाने तथा युद्ध विद्या में बहुत ही निपुण था। 10 वर्ष की अवस्था में से ही उन्होंने अपने पिता के साथ सैनिक अभियानों में जाना प्रारंभ कर दिया। 1742 ईस्वी में उसके पिता महासिंह की मृत्यु हो गई और वह छोटी आयु में अपनी मिसल का सरदार बन गया। 16 वर्ष की आयु में उसका विवाह मेहताब और नामक कन्या से हुआ। 17 वर्ष की आयु में उसने स्वतंत्रता पूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। रणजीत सिंह के चरित्र और मूल्यांकन। फर्स्ट कौन सा है? वीर योद्धा तथा महान विजेता। रणजीत सिंह एक पराक्रमी योद्धा तथा महान विजेता था। उसने अनेक सिख मिसलों को जीतकर अपने पराक्रम तथा युद्ध कौशल का परिचय दिया था। उसने अफगानों के विरुद्ध नौशहर के युद्ध में अपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। उसने अफगानों को कई बार पराजित किया। पेशावर पर अधिकार कर अपनी सैन्य शक्ति को धाक स्थापित की। दूसरा क्या था? दूसरी उसकी जो चरित्र की विशेषता थी वो थी साम्राज्य निर्माता। रणजीत सिंह एक साम्राज्य निर्माता भी था। उसने अपने पराक्रम और सैनिक प्रभुता के बल पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। उसने अटक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, डेरा इस्माइल खां, डेरा खाजी खां बनु, लद्दाख आदि को जीतकर एक विशाल सिख साम्राज्य स्थापित किया। डॉक्टर सिन्हा के अनुसार रणजीत सिंह का सारा जीवन साम्राज्य निर्माण के कार्य में ही लगा रहा। अब बात करते हैं तीसरा जो उसकी चरित्र की विशेषताएं थी वो थी चतुर राजनीतिज्ञ। क्या? चतुर राजनीतिज्ञ। रणजीत सिंह एक चतुर राजनीतिज्ञ थे। आरंभ में ही उन्होंने अफगानिस्तान के शासक जमान शाह को तोपे भिजवाकर अपनी कूटनीति का एक अच्छा प्रमाण दिया और इसके बदले में लाहौर को प्राप्त कर लिया। यद्यपि सतलज पार की सिखों रियासतों वह अधिपत्य करना चाहता था, परंतु अंग्रेजों ने प्रतिरोध करने पर अपना विचार त्याग दिया। उसने 1809 ईस्वी में अंग्रेजों से अमृतसर की संधि करना ही उचित समझा। इस संधि का लाभ उठाकर उसने सतलज के पश्चिम में अपना साम्राज्य काफी विस्तार कर लिया था। योग्य शासक। रणजीत सिंह ने सैनिक तथा नागरिक दोनों क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए और अपनी प्रशासकीय प्रतिभा का परिचय दिया। उसने राजस्व प्रबंध, न्याय विभाग तथा सैनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उसने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर संगठित किया तथा एक विशाल अनुशासित एवं सुसंगठित सेना का निर्माण किया। वो निरंकुश शासक होते हुए भी अपनी प्रजा की भलाई एवं उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता था। पांचवी उसकी सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी चरित्र की? वो थी साहित्य एवं कला का संरक्षक। रणजीत सिंह साहित्य एवं कला का भी संरक्षक था, यानी वो साहित्य भी जानता था और कला में भी निपुण था। उसका दरबार अनेक उच्च कोटि के विद्वानों से सुशोभित था, जिनमें मुंशी सोहनलाल, दीवान अमरनाथ, गणेश दास, मियाँ शाह, मोहम्मद आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। 6वां चरित्र की विशेषता है वह धर्म सहिष्णु। क्या? धर्म सहिष्णु था। रणजीत सिंह एक 5 उदार एवं धर्म सहिष्णु था। यद्यपि वो सिख धर्म का कट्टर अनुयायी था, परंतु वो एक धर्म का सहिष्णु व्यक्ति था। वो सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसकी सेना में मुसलमानों, सिखों, जाठों, डोगरों, ब्राह्मणों आदि को भी भर्ती किया जाता था। 7वां एक व्यक्ति के रूप में। यद्यपि रणजीत सिंह की काया बहुत ही आकर्षक नहीं थी, परंतु उसका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। रणजीत सिंह की स्मरण शक्ति बड़ी ही तीव्र थी। अब दोस्तों अथवा के अंदर जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। तीसरे के अंदर अथवा के अंदर हम जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। 100% नोट कर लो। अब बात करते हैं दोस्तों इसके उत्तर में क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी अपने
79 कार्यकर्ताओं के साथ 79 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा चलकर 24 दिन में तय की गई। महात्मा गांधी ने 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कार्यक्रम 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए निम्न कार्यक्रम घोषित किया। इस प्रकार आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम पर बल दिया गया था। पहला कौन सा था? गांव गांव में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा जाए। दूसरा क्या था? विद्यार्थी सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करे। तीसरा था सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरियों को त्याग पत्र दे दे। चौथी थी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख घटक थे। स्त्रियां शराब तथा विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना दे, जनता सरकार को कर ना चुकाए। आंदोलन की प्रगति और सरकार का दमन चक्र गांधी जी के आह्वान पर देश में सर्वत्र आंदोलन फैले गए। जगह जगह कानूनों को तोड़ा गया, शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और विदेशी वस्त्रों तथा अन्य सामान को बहिष्कार किया गया। केवल दिल्ली में 1600 महिलाएं शराब की दुकान पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गई। 5 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर मुंबई, कोलकाता और अन्य स्थानों पर संपूर्ण हड़ताल हो गई। यानी 5 मई को जब गांधी जी को जेल में बंद किया गया तब कोलकाता और मुंबई में पूरी की पूरी संपूर्ण रूप से हड़ताल हो गई थी। अब जानते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी जी इरविन नाम से कहलाया। इस समझौते के अनुसार सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया तथा दूसरी ओर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना स्वीकार कर लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण साइमन कमीशन, भारतीयों का साइमन कमीशन रिपोर्टों से असंतोष होना, नेहरू जी के द्वारा रिपोर्ट को अस्वीकार करना, देश में अशांति का वातावरण और 2929 का लाहौर अधिवेशन आदि प्रमुख कारण थे। अब जानते हैं खंड 4 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 कौन सा? स्थायी भू बंदोबस्त के गुण व दोष बताने हैं आपको। किसके? स्थायी भू बंदोबस्त के। अथवा के अंदर दे रखा है स्थायी भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में एक संक्षिप्त में आपको लेख लिखना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं उसके गुण और दोष के बारे में। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व नीति 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। 1771 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर प्रचलित पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा, परंतु कंपनी ने भू कर की दर को बढ़ा दिया क्योंकि उसे भारत में ब्रिटिश राज्य के विस्तार कार्य को तथा प्रशासनिक खर्च को भू राजस्व से ही चलाना पड़ता था। क्लाइव तथा इसके उत्तराधिकारियों ने बिचौलिया के माध्यम से भू राजस्व कर जो वसूल किया, वे उन बिचौलिया को कंपनी की तरफ से 10% कमीशन देते थे। 1775 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व व्यवस्था को अपनाया जिससे अधिक राजस्व वसूल हो सके। ये हिजारेदारी व्यवस्था के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। अब जानते हैं इसके गुण और दोष। स्थायी बंदोबस्त को प्रचलित करने के कारण किसानों और जमींदारों दोनों की स्थिति का बिगड़ना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अनुभव किया कि प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था को किसानों व जमींदारों दोनों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सेकेंड था पिट्स इंडिया एक्ट की व्यवस्था। पिट्स इंडिया एक्ट में भी भूमि का स्थायी बंदोबस्त करने तथा जमींदारों के पक्ष में सहानुभूति व्यक्त की गई थी। तीसरा था ब्रिटिश साम्राज्य के हित। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वयं इंग्लैंड में जमींदार तथा भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो ब्रिटिश साम्राज्य का सुदृढ़ आधार बन सके। और चौथा था आय में कमी। क्या था कारण? चौथा कौन सा था? आय में कमी। प्रतिवर्ष लगान वसूली की नई व्यवस्थाओं के कारण आय बढ़ाने के बजाय घटती जा रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा सबसे बड़ा कारण कौन सा था? पांचवा सबसे बड़ा कारण था जमींदार प्रथा से प्रभावित होना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड की जमींदार प्रथा से परिचित था। उसका विश्वास था कि इंग्लैंड के जमींदारों की भांति बंगाल के जमींदार भी कृषि के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। स्थायी बंदोबस्त की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी वो जानते हैं। प्रमुख विशेषताएं 4 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी दोस्तों? पहली थी भू राजस्व यानी लगान का पूर्ण रूप से निश्चित होना। दूसरी थी जमींदारों से कृषि भूमि का छीन लिया जाना। तीसरा था कृषि भूमि का क्रय विक्रय करने का जमींदारों का अधिकार। चौथा था किसानों द्वारा दी जाने वाली लगान की धनराशि का निश्चित होना। स्थायी बंदोबस्त के परिणाम गुण एवं अवगुण यानी गुण एंड दोष।
स्थायी बंदोबस्त के आर्थिक परिणामों को इसके गुण और दोषों के अंतर्गत देखा जा सकता है। इनका जो विवेचन है वो निम्नानुसार है। स्थायी बंदोबस्त के गुण यानी लाभ, स्थायी बंदोबस्त के प्रमुख गुण हैं जो ये निम्नलिखित हैं। पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है अपना राज्य की आय में वृद्धि। किसमें? राज्य की आय में वृद्धि। स्थायी बंदोबस्त में जो भू राजस्व की दर निश्चित की गई थी वो 1765 ईस्वी में प्रचलित दर से दोगुनी हो गई थी। इससे राज्य की आय में वृद्धि हुई। दूसरा था बार बार लगान निर्धारित करने के उत्तरदायी से मुक्ति। इस व्यवस्था से पूर्व जो प्रणाली प्रचलित थी उसमें बार बार लगान निर्धारित करना पड़ता था। इसके अत्यधिक समय तथा धन खर्च होता था, परंतु अब स्थायी रूप से लगान निश्चित हो जाने से समय और धन की काफी बचत हो गई। तीसरा गुण सबसे बड़ा अच्छा कौन सा था स्थायी बंदोबस्त का? वो था कंपनी की वार्षिक आय का निश्चित होना। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी की वार्षिक आय थी वो निश्चित हो गई। कंपनी को पता चल गया कि भूमि के लगान से उससे प्रतिवर्ष कितनी आय होगी। चौथा था वो था कंपनी के कर्मचारियों को लगान की व्यवस्था से मुक्ति। स्थायी बंदोबस्त अब कंपनी के कर्मचारियों को प्रशासन के दूसरे कार्य में लगा दिया गया, जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक सुधार भी तेजी से होने लगे। जमींदार वर्ग की सरकार के प्रति निष्ठा, यानी कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त से जमींदार वर्ग की सहानुभूति प्राप्त कर ली, जब जमींदार वर्ग ब्रिटिश सरकार का स्वामी भक्त हो गए थे। अब जानते हैं दोस्तों पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100 नहीं 200% लगा के ले लेना एग्जाम के अंदर, वो जानेंगे हम। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और खंड ब का लास्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करनी है। अथवा के अंदर दे रखा है 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणामों का भी उल्लेख करना है। चलो जानते हैं सबसे पहले इसके प्रमुख कारण। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1757 में प्लासी युद्ध के पश्चात 100 वर्षों तक एकत्रित हुए कारणों का विस्फोट था। मतलब 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, जो 100 साल बीच में अंतराल था, उसका एक विस्फोट था। उनका कारण था 1857 की क्रांति। इसका विस्फोट सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, लेकिन इसका नेतृत्व और संचालन राजनीतिक नेताओं ने किया। 1857 के विद्रोह का विस्फोट उनका सामूहिक परिणाम था। अतएव इस विद्रोह के प्रमुख कारण को हम 5 मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला था राजनीतिक कारण। सन 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण निम्न प्रकार से थे। पहला था लॉर्ड डलहौजी की विलीनीकरण की नीति। लॉर्ड डलहौजी ने घोर साम्राज्यवादी, जो लॉर्ड डलहौजी था वो घोर साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसने प्लेस के सिद्धांत यानी गोद निषेध की प्रथा, क्या थी? पहले गोद लेने की प्रथा थी, के अनुसार सतारा, नागपुर, झांसी, सबलपुर, जैतपुर, उदयपुर और बदाट आदि देशी रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने बड़ी नीति यानी नीति के बड़े भयंकर परिणाम निकले। जिन राजाओं ने उनके राज्य छीने थे वे सब अंग्रेज के कट्टर शत्रु हो गए थे। मतलब झांसी की रानी थी, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो गोद लेने की प्रथा थी उन्होंने समाप्त कर लिया। तो झांसी और नागपुर और सतारा और अपना उदयपुर, जैतपुर, इनके जो रियासतें थी देशी, उनसे छीन ली गई और अंग्रेजी राज्य में मिला ली गई। इससे ये सब सारे के सारे जो राजा थे वो असंतुष्ट थे। दूसरा था मुगल सम्राट बहादुर शाह के प्रति अपमानजनक व्यवहार। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ भी अंग्रेजों का व्यवहार बड़ा ही निंदनीय था। लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह को यह चेतावनी दी कि उसके बाद सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी जाएगी और उसके उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करके कुतुब के निकट रहना पड़ेगा। मुगल सम्राट के प्रति इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करने के कारण लाखों मुसलमानों में तीव्र आक्रोश की भावनाएं उत्पन्न हो गई। तीसरा सबसे बड़ा कारण कौन सा था? अवध का विलीनीकरण। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का बहाना बनाकर अवध राज्य को भी हड़प लिया। अंग्रेजों की इस कार्यवाही से अवध के लोग भड़क उठे और उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी शुरू कर दी। चौथा कारण था नाना साहब की पेंसिल बंद करना। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय का पुत्र, जो नाना साहब पेशवा था वो बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। 1852 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहब के 8 लाख रुपए वार्षिक जो पेंशन थी उसको समाप्त कर दिया, उसे विदुर की जागीर से वंचित कर दिया। अंग्रेजों को इस कार्य से हिंदुओं विशेषकर मराठाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा और ठेस पहुंचना भी स्वाभाविक था। पांचवा था जमींदारों में असंतोष। अंग्रेजों ने अपनी नीति से जमींदारों और तालुकदारों को भी अपने विरुद्ध कर लिया, उनसे उनकी जागीरदारी छीन ली, जमींदारी भी छीन ली। और अब आर्थिक कारण, दूसरा कौन सा था? आर्थिक कारण। और पहला कौन सा कारण था दोस्तों?
पहला कारण था राजनीतिक कारण, जिसके अंदर 5 भागों के अंदर हमने बांट लिया, और दूसरा था हमारा आर्थिक कारण, भारतीय साधनों का शोषण। अंग्रेजों को आर्थिक नीति ये थी कि इंग्लैंड को मालामाल बनाया जाए और भारत निर्धन बना दिया जाए, अतः सभी संभव उपायों से भारत के साधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जाना चाहिए। और दूसरे में क्या था, उद्योग तंत्रों का विनाश। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय उद्योगों पर पड़ा। ब्रिटेन में बने कपड़े भारत में लाकर बेचे जाने लगे, जिससे भारत का वस्त्र उद्योग चौपट हो गया। भारत का कच्चा माल ब्रिटेन पहुंचता रहा तथा ब्रिटेन के कारखानों और मिलों में बनी वस्तुओं को भारत में लाकर बेचा जा रहा था, उससे भी ये पैसा कमा रहे थे। तीसरा था दोषपूर्ण लगान व्यवस्था। अंग्रेजों की लगान संबंधित नीति दोषपूर्ण एवं कठोर थी। उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, रहितवाड़ी आदि भू राजस्व प्रणाली अपनाई, परंतु इनसे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। किसानों को अपनी उपज का 50% लगान के रूप में अंग्रेजों को देना पड़ता था, जो कि किसान लगान नहीं चुका पाते थे तो उनकी भूमि छीन ली जाती थी। चौथा है भारतीय धन का निष्कासन। अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए भारत का विपुल धन इंग्लैंड पहुंचाया। भारी वेतनों, उपहारों, भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त धन, ठेकों, करों आदि के रूप में भारत की अतुल धनराशि इंग्लैंड पहुंचाई गई। इससे भारत में पूंजी का अभाव हो गया तथा भारतीय कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार आदि चौपट हो गए। देश में गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती गई। इस कारण भी भारतवासियों में तीव्र असंतोष था। पांचवा था बार बार अकालों का पड़ना। अंग्रेजों ने भारत की कृषि व्यवस्था को सुधारने के कोई प्रयास नहीं किया, परिणाम स्वरूप भारतीयों को बार बार अकालों का भी सामना करना पड़ा। 1857 ईस्वी क्रांति के परिणाम क्या थे? यद्यपि 1857 की क्रांति असफल रही, परंतु अपने परिणाम एवं प्रभाव की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रही। संक्षेप में अगर जाने तो 1857 की क्रांति निम्नलिखित परिणाम सामने आए। कौन कौन से परिणाम सामने आए? फर्स्ट था कंपनी का शासक का अंत हुआ। क्या? कंपनी का शासन का अंत हुआ। दूसरा था सुधारों तथा परिवर्तनों की घोषणा। तीसरा था सैनिक नीति में परिवर्तन, अंग्रेज सैनिक संख्या में वृद्धि एवं तोपखानों पर अंग्रेजों का नियंत्रण। चौथा था अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कठोरता। पांचवा था फूट डालो और राज करो की नीति। 6 था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेद। और 7वां था राष्ट्रवाद का प्रोत्साहन। यह था आपका दोस्तों खंड ब का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट इनमें से 4 क्वेश्चन आपको एकदम ये आपको एग्जाम के अंदर छपे हुए मिलेंगे। अब हम बात करने वाले खंड स के बारे में, जो कि मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। 4 में से 2 क्वेश्चन होंगे वो जो आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम छपे होंगे, और 14 और 14 28 नंबर आप इस वीडियो से तय कर लोगे खंड स के अंदर। तो दोस्तों इसको आराम से और ध्यान से समझना। खंड स का जो आपका प्रथम क्वेश्चन है वो है भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद के योगदान का वर्णन कीजिए। यानी जो भारत की संस्कृति थी उसमें पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद जी की क्या क्या योगदान था उसके बारे में जानते हैं। भारतीय पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद जी का योगदान, पहला था वेदांत धर्म का प्रचार। स्वामी विवेकानंद के वेदांत धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने बताया कि वेदांत की आध्यात्मिकता के बल पर भारत सारे विश्व को जीत सकता है। उन्होंने भारत को धर्म के माध्यम से ही जगाया और कहा कि धर्म के रास्ते पर चलकर भारत स्वतंत्र हो सकता है। दूसरा था धर्म अनुभूति, यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म ना तो शब्द है और न सिद्धांत है, वह अनुभूति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार त्याग, सेवा तथा प्रेम ईश्वरानुभूति के लिए आवश्यक है। तीसरा था रूढ़ियों, पाखंडों और कर्मकांडों के विरोधी। स्वामी विवेकानंद रूढ़ियों, पाखंडों और कर्मकांडों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित अस्पृश्यता की कटु निंदा की। उन्होंने विवेकानंद के लिए धर्म का अर्थ पाखंडवाद, कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं है। हिंदू धर्म से उनका अर्थ छुआछूत, जाति प्रथा का भेदभाव नहीं है, परंतु हिंदू धर्म की शिक्षाओं से जो शाश्वत हैं, सार्वकालिक हैं तथा सर्वदेय हैं। चौथा उनका जो स्वामी विवेकानंद जी की भारतीय संस्कृति के प्रति जो पूर्ण जागरण थी उसके योगदान में जो प्रमुख विशेषता है वो थी त्याग तथा सेवा धर्म का प्रचार। क्या थी? त्याग तथा सेवा धर्म का प्रचार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का अर्थ या धर्म का प्रथम कर्तव्य दरिद्र की सेवा करना तथा उनका उत्थान करना है। यानी धर्म का जो प्रथम लक्ष्य क्या है स्वामी विवेकानंद के अनुसार? दलित या दरिद्र हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सेवा करना ही प्रथम उत्थान है। स्वामी जी ने स्वयं अपनी जीवन दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी जो खुद का पूरा जीवन था वो दुखी और पीड़ित लोगों के प्रति समर्पित कर दिया।
पांचवा था विश्व धर्म के समर्थक। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म के समर्थक थे। उनका कहना था कि प्रत्येक धर्म में एक ही सत्य पाया जाता है और प्रत्येक धर्म में उनके अच्छे तथा पूर्ण मनुष्यों को जन्म दिया जाता है। मतलब प्रत्येक धर्म ने अच्छे तथा पूर्ण मनुष्यों को जन्म दिया है। सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। छठवां था मूर्ति पूजा संबंधित विचार। विवेकानंद की मूर्ति पूजा को आवश्यक मानते थे। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने मूर्ति पूजा को आवश्यक माना। उनका तर्क यह था कि मूर्ति पूजा मन को ईश्वर की अनुभूति करवाने के लिए तैयार करता है। जब भी हम मूर्ति के आगे जाते हैं तो भगवान के प्रति हमारी निष्ठा है वो और बढ़ती है और आपस में मिलन मिलाप का जो अंदर से भावनाएं होती हैं भगवान और हमारे बीच की, उसे हमें परिपूर्ण रूप से मिल पाते हैं। सातवां है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। यानी जो भारत पर ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, जो फिरंगी थे, उनके आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। पहला था कृषि की उपेक्षा। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये आपको भी पता है, मेरे को पता है, आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलेगा। परंतु ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय कृषि की घोर उपेक्षा की गई। ब्रिटिश शासकों ने सिंचाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। यद्यपि अंग्रेज कंपनी ने पंजाब में अपर गंगा नहर, दोआब नहर आदि का निर्माण करवाया, परंतु नहरें भारतीय कृषि की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाती थी। यह एक अपर्याप्त थी। 1918 से 21 के बीच खेती की भूमि के केवल 11% भूमि में सरकार सिंचाई के प्रबल उपलब्ध थे। किसानों पर भारी कर लगा हुआ था तथा कंपनी के कर्मचारी बड़ी निर्दयपूर्वक लगान वसूल करते थे। मतलब जो कंपनी के अधिकारी थे उनके मन में बहुत निर्दय थी, बहुत भावनाएं थी, लेकिन फिर भी उन्हें कर वसूल करना पड़ता था। दूसरा है लगान में वृद्धि। अंग्रेजी कंपनी की राजस्व नीति बड़ी कठोर थी। अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणालियों ने भी भारतीय कृषि की उन्नति में बाधा डाली है। स्थानीय बंदोबस्त के कारण किसानों को अपार कष्ट उठाने पड़े। रेतवाड़ी इलाके में सरकार की निष्ठापूर्वक लगान वो वसूल करती थी। मद्रास तथा मुंबई में महलवाड़ी व्यवस्था को भी लागू की थी। लगान की मांगी इतनी अधिक थी कि उसमें भूमि की पूरी अतिरिक्त उपज समाप्त हो जाती थी। मतलब मांगे इतनी थी कि जो जितनी भूमि के अंदर जो भी उपज होती थी वो कर में चला जाता था। किसानों की दुर्दशा। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण किसानों की दशा बहुत ही शोचनीय हो गई थी। उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा लगान चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज और लेना पड़ता था। यूरोपीय प्लांटर्स भी किसानों का शोषण करते थे और उन पर भारी अत्याचार करते थे। इससे भी किसानों को स्थिति दयनीय हो गई थी। चौथा था खाद्यान्नों का अभाव। आबादी में वृद्धि के अनुपात में खेती का कुल क्षेत्रफल बढ़ा नहीं था और लोग अनाज की जगह नगद फसलें उगाते थे। मतलब अनाज की जगह जो व्यापारिक फसलें थे वो उगाते थे। अतः इन कारणों से देश में खाद्यान्नों का अभाव हो गया। ब्रिटिश सरकार रुई, चाय, तिलहन, अनाज का आदि का निर्यात करती थी। भारतीय किसानों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ता था। पांचवा था कुटीर उद्योगों का विनाश। सबसे बड़ा कारण तो यही था दोस्तों। ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक नीति के कारण भारतीय कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। भारतीय कारीगरों में बहुत कम मूल्यों पर माल खरीदकर उसे अंग्रेजी कंपनियों विदेशों में ऊंचे मूल्यों पर बेचकर भारी लाभ कमाती थी। भारतीय वस्त्र व्यवसाय को चौपट करने के लिए इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों का आयात पर प्रतिबंध व भारी आयात कर लगाया गया। भारत में इंग्लैंड में बने माल के आयात को प्रोत्साहन दिया गया। छठवां कारण क्या था? वस्त्र उद्योग का पवन। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारत का वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था। बुनकरों को अंग्रेजी कंपनियों को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। उनका माल कम कीमत पर खरीदा जाता था तथा उन्हें अमानुषिक यातनाएं दी जाती थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए और ब्रिटिश सरकार ने भारत को इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की खरीद तथा तैयार माल के लिए बिक्री की मंडी बनाना और तैयार माल की मंडी बनाना शुरू कर दिया था और कम ही समय की अवधि में भारत के औद्योगिक देश की स्थिति से कच्चे माल की पूर्ति करने वाले देश की स्थिति में आ गया। यानी भारत निर्यात करने से भारत की में जो औद्योगिक देश की स्थिति थी वो कच्चे माल की पूर्ति करने की वाली देश में स्थिति आ गई। सिर्फ कच्चे माल निर्यात करता था, कच्चे माल निर्यात करता था। अब कुछ और करने की उनको जरूरत नहीं थी। अपने देश में वस्त्र या औद्योगिक धंधे चलाने की जरूरत नहीं थी। 8वां प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलनों में महात्मा गांधी की भूमिका पर एक लेख लिखना है।
राष्ट्रीय आंदोलनों में महात्मा गांधी की भूमिका पर एक लेख लिखना है। महात्मा गांधी भारत के लिए एक पैगंबर तथा राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने राजनीति को धर्म से कभी अलग नहीं माना और सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह के साधनों से भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम का संचालन किया। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के अहिंसक स्वरूप के पक्षधर थे। उन्होंने 1920 में लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद पूरी तरह राष्ट्रीय आंदोलन को बागडोर गांधी जी के हाथों में रही। महात्मा गांधी ने हृदय में नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रति गहरी निष्ठा के साथ ही अपनी स्वतंत्रता को भी उत्कृष्ट अभिलाषा थी। वे स्वराज्य को यानी वे स्वराज्य को सत्य का एक अंग मानते थे। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने पवित्र वस्तु थी, यानी स्वतंत्रता उनके लिए एक पवित्र वस्तु थी। उनका विश्वास था कि स्वराज्य तीव्र संघर्ष और कष्ट सहन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता के अर्थ में स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन है जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया। उन्होंने भाषण और लेखन की स्वतंत्रता का स्वराज्य के आधारशिला माना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलनों के अहिंसात्मक चरित्र पर संपूर्ण बल दिया। वो चाहते थे कि अहिंसा मतलब हिंसा न हो, अहिंसात्मक रूप से भारत स्वतंत्र हो। अहिंसात्मक चरित्र पर महत्वपूर्ण बल देने से पूर्व सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध के माध्यम से स्वाधीनता संग्राम लड़ा और अंततः भारत की आजादी में सफलता हासिल की। अब जानते हैं राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी की भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी की भूमिका तथा योगदान। महात्मा गांधी की भूमिका को निम्नलिखित आंदोलन के माध्यम से समझा जा सकता है। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन चलाया, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, खिलाफत आंदोलन इन्होंने चलाया, असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने चलाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने चलाया और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन भी किसने चलाया? श्रीमान 1 करोड़ 8 गांधी जी महाराज ने। अब जानते हैं नवा और लास्ट क्वेश्चन। नोवा एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे खंड सा का, सबसे इंपॉर्टेंट वो है भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना है। चलो, क्रिप्स मिशन की असफलता और जापान की सेना को प्राप्त होने वाली निरंतर सफलताओं, बर्मा और मलेशिया से भागकर आए हुए भारतीयों के प्रति ब्रिटिश सरकार का दुर्व्यवहार, युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में कठिनाई, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से भारतवासियों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष में निरंतर वृद्धि हो रही थी। गांधी जी ने बढ़े रहे फास्पिट जापान के भारत पर आक्रमण के खतरे के बारे में कहा। यदि जापानी सेना भारत में घुसी तो वो अंग्रेजों के शत्रु के रूप में आएगी, भारत का शत्रु होकर नहीं। अतः उन्होंने जोर देकर अंग्रेजों से कहा कि वे भारत से चले जाएं ताकि भारत अपनी जापानी आक्रमण होने का कोई भी कारण नहीं रहे। यानी अंग्रेज हैं, अंग्रेजों का कहा कि ये भारत छोड़कर चले जाएं, नहीं तो जो जापानी सेना आएगी वो भारत की दुश्मन नहीं होगी, अंग्रेजों की दुश्मन होगी। 14 जुलाई 1942 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी ने चर्चा में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन बंबई में शुरू हुआ। अगले दिन अर्थात 8 अगस्त 1942 को पर्याप्त वाद विवाद के बाद भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया प्रस्तावित पारित हो गया। इस प्रस्ताव में मांग की गई कि अंग्रेजों को बिना शर्त तुरंत भारत छोड़ देना चाहिए। अगर अंग्रेज ऐसा नहीं करते तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुरंत ही गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक जन संघर्ष शुरू किया जाएगा। 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूं, अगर हो सके तो पीटने से पहले करो या मरो, हम भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा इस प्रसाद में मर मिटेंगे। ये कब का? जब गांधी जी कह रहे थे किसको? अंग्रेजों को, कि भारत छोड़कर चले जाएं ताकि भारत पर जापानी आक्रमण होने का कोई भी कारण नहीं रहे। तो दोस्तों इसी के कारण ये गांधी जी ने कहा कि करो या मरो का नारा था, वो भी गांधी जी ने दिया कि आज के आज भारत को स्वतंत्र करवाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति। सितंबर 1939 में द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया था। इस स्थिति में भारत के वाइसराय लॉर्ड लिलिथलोन ने भारतीय नेताओं में परामर्श लिए बिना ही भारत की ओर से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल बड़े गर्व से कहा कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का प्रधानमंत्री हूँ, इसलिए नहीं बना हूँ कि साम्राज्य का दिवाला ही निकाल दे। चर्चिल व्यक्तिगत से गांधी जी की बड़ी निराशा हुई और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निश्चय कर लिया। और दूसरा था अगस्त प्रस्ताव से निराशा। 8 अगस्त 1940 को भारत के वाइसराय लॉर्ड लिलिथलोन ने अंग्रेजों से परामर्श किए बिना कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अंग्रेजों ने राष्ट्रीय सरकार की मांग की, परंतु अगस्त प्रस्ताव में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया। इसी
प्रकार कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग को ठुकरा दिया गया था, अतः कांग्रेस ने सरकार पर दबाव डालने का निश्चय कर लिया था। तीसरा था वो था व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया था। शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ हो गया। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग 25,000 व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया था। और चौथा सबसे बड़ा कारण था वो था क्रिस मिशन की असफलता। जब मार्च 1942 में जापानी सेनाएं बर्मा में भारत की सीमाओं तक पहुंच गई तो ब्रिटिश सरकार अत्यधिक चिंतन हुई। अतः ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक गतिविरोध को दूर करने के लिए मार्च 1942 में सर स्पैटेक क्रिप्स को भारत भेजा। स्पैटेक क्रिप्स 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। उसने भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जो क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुए। क्रिप्स प्रस्ताव असंतोषजनक थे जिससे कांग्रेस निराश हुई। पांचवा था जापानी आक्रमण का भय। जापानी सेनाओं ने सिंगापुर, मलाया और बर्मा में अंग्रेजों को पराजित कर दिया और जब जापान बढ़ता हुआ भारत के द्वार पहुंचा गया था। बर्मा ने भारतीय के प्रति अमान्य व्यवहार बर्मा ने भारतीयों के साथ अमान्य व्यवहार किया जा रहा था। बर्मा पर जापान की विजय के बाद बहुत से भारतीय शरणार्थियों को भारत आना पड़ा। जहां अंग्रेजों शरणार्थियों को हर प्रकार की सुविधाएं दी, वो भारतीय शरणार्थियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। अब बात करते हैं सातवां मोस्ट इंपोर्टेंट कारण कौन सा था। सातवां कारण था शोचनीय आर्थिक स्थिति। इस समय देश की आर्थिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। देश में महंगाई, बेरोजगारी व्याप्त थी। वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण जनता की आर्थिक कठिनाइयां बढ़ती जा रही थी। साधारणतः लोगों का जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। किसानों और मजदूर की दशा सर्वाधिक शोचनीय थी। आठवां था सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद रेडियो से उग्र प्रचार। जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस ने पुलिस से नजर बचाकर देश से बाहर निकल गए। मार्च 1942 ईस्वी में उन्होंने आजाद हिंद रेडियो से भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। उपयुक्त परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू कर दिया, निश्चय कर लिया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के कांग्रेस में एक कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी का भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया। भारतवासियों को करो या मरो 3 का नारा दिया। कौन सा 3 का नारा दिया? करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 को। इस प्रकार दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है HI 04 का, उनको मैंने आपको ये पेपर बता दिया है। आशा करूंगा दोस्तों 70 में से 70 नंबर है वो इसी पेपर में से आए। आगे आप सपोर्ट बनाए रखना इसी प्रकार के और शानदार वीडियो और मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि अपना चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।